गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। हमारा जो लेसन है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं मानववादी साहित्य के बारे में। जो नवजागरण काल था उसमें मानव की एक नव अवधारणा का विकास हुआ था, ठीक है। इसमें भाई जो मानववाद है, ठीक है, वो अच्छे व्यवहार के प्रति और उसके भाई अच्छे वस्त्र पहने, ठीक है, धन दौलत की ओर छोड़े, कला और साहित्य में ध्यान दे, ये बहुत सारी चीजें थी। तो इसी में एक मानववादी साहित्य का भी विकास हुआ और इससे नवजागरण काल में मानववादी साहित्यों का विकास के साथ साथ इन साहित्यों की रचना भी हुई, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की भाषाओं में साहित्य लिखे गए थे, जैसे इटावली साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फ्रांसीसी साहित्य के बारे में। फ्रांसीसी साहित्यकारों में रेबेलास तथा मोंटेन मुख्यतः हैं। रेबेलास की प्रसिद्ध पुस्तक गरगंतुआ नवजागरण की संक्षिप्त कहानी मानी जाती है। हास्य व व्यंग मिश्रित शैली में उसने चर्च पर प्रहार किया है। यानी ये जो फ्रांसीसी साहित्यकार थे रेबेलास, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था गरगंतुआ। गरगंतुआ के अंदर क्या है कि नवजागरण की एक इन्होंने अपनी कहानी लिखी थी। उसमें व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया उन्होंने। किस पे? चर्च पे। जो चर्च थे ईसाइयों के, उनकी क्या उनकी परंपरा नीतियां थी, उनके ऊपर इन्होंने कटाक्ष किए थे। उनकी रचनाओं का मूल मंत्र था प्यास, बौद्धिक नैतिक अनुभव, यथार्थ की प्यास। यह प्यास नवजागरण का आधार बनी। मोंटेन ने फ्रेंच भाषा में सरल व सुबोध निबंध लिखे जो मुख्यतः मैत्री, शासन, शिक्षा व युद्ध से जुड़े थे। मोंटेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी कहा गया है। फ्रांसीसी साहित्य के अंदर प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा गया है? मोंटेन को। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिखा हुआ है, रेबेलास ये हैं और ये शेक्सपियर है, ठीक है। अब इसमें अगला आता है अंग्रेजी साहित्य। इटावली साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य के बाद आता है अंग्रेजी साहित्य। अब अंग्रेजी साहित्य का क्या योगदान था? नवजागरण से जुड़े चौसर, टामरमूर, फ्रांसीसी बेकन, शेक्सपियर आदि साहित्यकार अंग्रेजी साहित्य के मुख्य हैं। जोफ्रे चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अंग्रेजी काव्य का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है उत्तर जोफ्रे चौसर। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कैंटरबरी टेल्स है, जिसमें उसने लोगों के गुण दोषों का वर्णन किया। धर्म व विधि शास्त्र के ज्ञाता टामरमूर ने अपनी कृति यूटापिया में इंग्लैंड की फैली सामाजिक बुराइयों का विवरण किया। यूटापिया में एक ऐसे संसार की कल्पना की जिसमें गरीबी व शोषण नहीं था, न ही युद्ध और बीमारी थी। यहाँ आदमी दिन में 6 घंटे काम करते थे तथा आराम के क्षणों में साहित्य की रचना करते थे। यानी ये जो इंग्लैंड के कुछ साहित्यकार हुए, जिसमें जोफ्रे चौसर जो हैं, इनको तो अंग्रेजी साहित्य का और अंग्रेजी काव्य का पिता कहा गया है। इसके बाद जो टॉमस मूर हैं, इन्होंने अपनी एक कृति लिखी थी, अपनी एक किताब लिखी थी, इसका नाम था यूटापिया, ठीक है। यूटापिया ये यूरोप से बताने की कोशिश हो रही है। इसमें उन्होंने क्या बताया था? यूरोप का ही देश है इंग्लैंड, इसमें जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं उनका विवरण था। यूटापिया में एक ऐसे संसार की कल्पना की गई थी जिसमें ना तो गरीबी हो, कोई भी लोग गरीब ना हो, सबको भरपेट भोजन मिले, सारा उनको जो उसकी बेसिक जरूरतें उनकी पूरी हो, किसी भी प्रकार का कोई शोषण ना हो, ना युद्ध हो, ना किसी प्रकार को बीमारियां हो, और आदमी के लिए जो काम की जो बताया गया था अधिकतम वो 6 घंटे बताए गए थे। और उसके बाद आदमी आराम करे, और जब आराम के जो उसका टाइम है उसमें वो अपने साहित्यों की रचना करे। ऐसा इन्होंने टॉमस मूर ने अपनी यूटापिया के अंदर लिखा है। इस राज्य में सभी धर्मों का स्वागत किया जाता था। श्रेष्ठ निबंधकार बेकन ने इस काल में मानव मन को गहरा प्रभावित किया, ठीक है। निबंधकार थे वो, थे अपनी कृतियां लिखते थे काव्यों में। ये निबंधकार बेकन थे। इनके काल में मानव मन को गहरा प्रभावित किया। उसने मनुष्य का ध्यान धार्मिक विचारों से हटाकर प्रकृति का अध्ययन तथा मानव हित पर लगाया। यानी जो मनुष्य पहले पुराने समय में जो धार्मिक विचारों में थे, उनको कहा कि प्रकृति का भी अध्ययन करो। प्रकृति का मतलब अपने आसपास का जो नेचर है, अपने आसपास का जो वातावरण है, जिसमें नदी आ गई, पहाड़, नाले, झील, पेड़, वनस्पति, है ना, ये सब चीजें क्या आ गई? प्रकृति में ही है। और उन्होंने कहा कि मानव हित पर लगाओ। मनुष्य का किस प्रकार से हित कर सकते हैं, उसका भला किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें उन्होंने ज्यादा जोर दिया था बेकन ने।
फिर है शेक्सपियर। शेक्सपियर ने अंग्रेजी साहित्य की उन्नति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। चरम सीमा का मतलब है सबसे उच्च स्तर तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पहुंचा दिया। कवि व नाटककार शेक्सपियर अपनी भाषा शैली के लिए प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मानव स्वभाव के सभी पक्षों का सशक्त व सजीव वर्णन प्रस्तुत किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट और मैकबेथ उनके विश्व प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, ये कुछ इनके नाटक हैं जिसमें क्या क्या दिखाया गया है। उन्होंने मानव का स्वभाव, उसके सभी पक्ष, ठीक है, सभी पक्ष मतलब स्वभाव के, उसमें गुस्सा भी आ गया, प्रेम भी आ गया, उसकी मनोवृत्ति भी आ गई। वो सब चीजें इन्होंने शेक्सपियर ने अपनी जो ये कुछ पुस्तकें लिखी हैं, प्रसिद्ध नाटक थे इनके, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट और मैकबेथ। इसके बाद है इरेस्मस। मानवतावादी लेखकों में हॉलैंड के इरेस्मस का महत्वपूर्ण स्थान था। ये सभी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अब जो इरेस्मस है वो कहाँ के थे? हॉलैंड के। वह इटली, इंग्लैंड और फ्रांस में भी रहा और उसे एक विश्व नागरिक एवं एक महान यूरोपीय व्यक्तित्व माना जाने लगा। यानी यूरोप के बहुत सारे जो देश थे, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, इन सब में ये इन्होंने अपना जीवन बिताया था। और उसके बाद फिर ये हॉलैंड में आए थे, तो इनको क्या कहा गया? एक विश्व नागरिक और एक महान यूरोपीय व्यक्तित्व इनको माना जाने लगा था। उनकी पुस्तक आई थी प्रेज ऑफ फॉली, इस काल की सुप्रसिद्ध कृति है। इसमें उसने तत्कालीन धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त बुराइयों एवं भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य किया है। यानी उस समय का जो समाज था उसमें किस प्रकार से पुरानी क्रूतियां फैली हुई थी, कितना भ्रष्टाचार था, कितने उसमें बुराइयां थी, वो सब चीजें इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेज ऑफ फॉली के अंदर कहा गया। ये समाज का मतलब यहाँ यूरोपीय समाज सभी आ गया। सभी देशों में, जैसे हॉलैंड हो गया, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जिन भी देशों में जो व्यापक बुराइयां थी, उन सब चीजों को उन्होंने मिलाकर के अपनी पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली, इसमें उन्होंने लिखा है। अब जो अपना टॉपिक आता है वो है महिलाओं की अभिलाषाएं। यानी महिलाएं जो थी उनकी क्या अभिलाषाएं थी, ठीक है, क्या इच्छाएं थी। तो जो नवजागरण जो काल था उसमें क्या हुआ कि उससे पहले का जो काल था उसमें महिलाओं को ज्यादा स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन नवजागरण में ये दिशाएं और दशाएं काफी चेंज हुई थी। अब इसमें है कि नवजागरण के मानववादी विचारों में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। यानी नवजागरण काल के जो मानववादी विचार थे उसमें इन महिलाओं को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया था। उन्हें व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उच्च वर्गों या धनी परिवारों में, घर परिवार में, सार्वजनिक मामलों में पुरुष ही निर्णय लेते थे। शिक्षा भी लड़कों को ही दी जाती थी ताकि वे अपना दायित्व संभाल सके। ठीक है, यानी जो महिलाएं थी उनको सिर्फ इतना बताया गया था, भाई आप अपने घर का काम संभालो, ठीक है, बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार उनके कम थे ही नहीं। और जो सार्वजनिक जितने भी मामले थे उनमें जो भी निर्णय लेते थे वो सब पुरुष लेते थे। और जो शिक्षा थी वो भी लड़कों को ही दी जाती थी ताकि वो आगे बढ़े। और जो दहेज प्रथा विद्यमान थी उस टाइम, परंतु दहेज के धन पर पति का ही अधिकार होता था। यानी अगर शादी ब्याह हो गया और दहेज के अंदर अगर महिलाएं कुछ अपने साथ सामान लेके आई या पैसे लेके आई हैं तो उस पर उस महिला का अधिकार ना होकर के उसके पति का अधिकार होता था। और वो जो पति है उसको उन पैसों में अपने व्यापार या कारोबार या धंधों में लगा देते थे। यहाँ तक कि महिलाओं को कारोबार में राय देने का अधिकार भी नहीं था। परंतु उभरते हुए व्यापारी वर्ग में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। नवजागरण काल के अंदर जो व्यापारी वर्ग था उसमें महिलाओं की स्थिति जो है वो काफी अच्छी थी। वे दुकान चलाने में पुरुषों की मदद करती थी। विशेष तौर पर जब व्यापारी या दुकानदार दूर दराज के स्थानों में व्यापार के मामले में जाते थे तो महिलाएं पीछे कारोबार संभालती थी। यानी किसी महिला का कोई हस्बैंड है और उसको काम से उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया, किसी दूसरे नगर में या कहीं शहर में कुछ दिनों के लिए, तो पीछे से जो सारा उसका जो कारोबार था, जो सामान था, वो कौन संभाल लेती थी? उनकी पत्नियां संभाल लेती थी। साहित्य के क्षेत्र में कुछ महिलाओं के रचनात्मक कार्य किए। वे मानववादी शिक्षा के संबंध में जागरूक थी। वेनिसवासी महिला कैंड्रेसा फेडिली ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। यानी ये जो इन्वर्टेड कोमा है, एक तो इधर है और फिर ये इधर है, इसके बीच में जो ये लाइन लिखी गई है ये सेम टू सेम लाइन होती है। अगर पेपर के अंदर आ गया, कोई छोटा प्रश्न आ गया कि नवजागरण काल में उभरते हुए व्यापारी वर्ग में, ठीक है, वेनिसवासी महिला कैसेंड्रा फेडिली के क्या विचार थे, तो उसमें हम ये लिख देंगे कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ने तो पुरस्कार देती है न सम्मान का आश्वासन, तथापि महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी
चाहिए, ये इनके विचार थे। उसने इस बात को भी चुनौती दी कि महिलाओं को मानवतावादी विद्वान के गुण नहीं हो सकते। उसमें पुरुष प्रधान गणतंत्री प्रणाली की भी आलोचना की। वह लैटिन और यूनानी भाषा की प्रखर ज्ञाता थी। उसे पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। यानी ये जो महिला थी ये काफी एक्टिव हो गई थी, कैसेंड्रा फेडिली। इन्होंने इस बात को चुनौती दी थी कि भाई पुरुषों की ही चलती है, पुरुषों का ही समाज में स्थान है, महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि भाई हमें चाहे ना पुरस्कार मिले, ना सम्मान मिले, ना किसी चीज का आश्वासन मिले, लेकिन फिर भी हमें अपने शिक्षा प्राप्त करने की तो कम से कम इच्छा रखो। तो जो पुरुष की जो गणतंत्री प्रणाली थी उसकी इन्होंने आलोचना की थी। और इसके लिए फिर इनको क्या किया, जो पादुआ विश्वविद्यालय उन्होंने स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए अपने यहाँ पर आमंत्रित किया था। नवजागरण की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की इसाबेला दी इस्ते, ये नाम था इनका, इसाबेला दी इस्ते, ये भी थी एक महिला। इसाबेली ने अपने पति की अनुपस्थिति में राज्य पर शासन किया था। यानी जो इसाबेला जो महिला थी, इसने, इनके पति कहीं बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इन्होंने क्या किया, राज्य पर शासन किया था। उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। वस्तुतः अब महिलाओं में जागृति आ रही थी तथा वे पुरुष प्रधान समाज को अपनी पहचान बनाना चाहती थी, पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वे शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के प्रति सजग हो रही थी। यानी जो समाज पुरुष प्रधान चला आ रहा था, जिसमें पुरुषों की ज्यादा चलती थी, महिलाओं की ज्यादा कुछ नहीं बात थी, नहीं सुनी जाती थी, तो वो क्या करती थी कि पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान के लिए वो काफी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति, इन सभी अधिकारों के प्रति वो सजग हो रही थी। तो ये हमने आज इसमें पढ़ा है, महिलाओं की अभिलाषाएं, और फिर फ्रांसीसी साहित्य और इंग्लैंड के साहित्य, ये चीजें हमने इसमें देखी हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो कोपरनिकस क्रांति या विज्ञान का विकास, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं आपको, वो अपनी फेयर नोटबुक में आप करना।